Hello, good morning, students. Today in 12th class physics, we are starting the revision for boards 2021. इसमें अभी हम लोग जो है we'll take a quick review of everything. सब कुछ पढ़ाएंगे, सब कुछ बताएंगे. सिर्फ ये है थोड़ा सा फास्ट रहेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बोर्ड. टाइम कम बचा है, कम समय में ज़्यादा चीज़ पढ़नी है, उसके हिसाब से अभी हम लोग इस वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हैं. फर्स्ट अभी हम लोग देखें electrostatics. We are starting with electrostatics. Electrostatics मतलब this will be dealing with what charges at rest. इस पूरे चैप्टर में चार्जेस जो हैं रेस्ट पर हैं. तो सबसे पहले इसमें आपको हिस्ट्री बताने, किसी भी साइंस के डेवलपमेंट में अभी हम लोग कहते हैं वी हैव ऑब्जर्वेशंस. तो ऑब्जर्वेशंस बच्चों क्या है कि ग्लास रॉड को सिल्क से अगर रब करें, देन दिस acquires the property of attracting small pieces of paper. Attract small pieces of paper and straw. इनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. एंड द ग्लास रॉड वाज सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड. ग्लास रॉड को अगर आप सिल्क से रब करोगे तो ये इलेक्ट्रीफाई हो जाता है. ये छोटी छोटी पीसेस ऑफ पेपर को, सूखी हुई घास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ऐसा बोल दिया गया कि ग्लास रॉड इलेक्ट्रीफाई हो गई. फिर उसके बाद एक और ग्लास रॉड लिया. ग्लास रॉड को GR लिख दिया. ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क. इफ दिस इज ब्रॉट नियर टू अनदर ग्लास रॉड which is rubbed with silk, then these two will have a tendency to repel each other. ये दूर जाने की टेंडेंसी रहेगी. दो ग्लास रॉड ली, उनको सिल्क से रब किया, पास में लाए तो ये दूर जाने की कोशिश करेंगी. फिर उसके बाद नेक्स्ट था एबोनाइट रॉड और अ हार्ड रबर रॉड और प्लास्टिक रॉड rubbed with fur. ये भी इलेक्ट्रीफाई हो जाती है. एबोनाइट रॉड या प्लास्टिक रॉड को आप फर से रब करो और इसके पास में छोटी छोटी पीसेस ऑफ पेपर लेकर आओ तो ये पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. सो वी से दैट दिस प्लास्टिक रॉड और एबोनाइट रॉड वाज सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड. तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? वी आर टेकिंग अ प्लास्टिक रॉड rubbed with fur, brought near to another plastic rod which is rubbed with fur. Then these also have a tendency to repel each other. ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं. अब इसके बाद एक प्लास्टिक रॉड को फर से रब किया और एक ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया. These have a tendency to attract each other. अगर आप इनको, एक ग्लास रॉड को सिल्क से रब करो, एक प्लास्टिक रॉड को फर से रब करो, पास में लेकर आओ, then these will have a tendency to attract. और इसमें सिर्फ ये बोला गया कि लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे चार्ज वाले रॉड रिपेल कर रहे हैं. लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ये सब कुछ कह दिया गया. इसमें साइंस क्या थी बच्चों को, व्हाट वाज द रीजन, दैट वाज नॉट नोन, बट ये डेवलपमेंट से है ना. अभी हम लोग ये कहते हैं कि अभी प्रेजेंट डे में इस टाइप के बहुत सारे अभी हम लोग फिनोमेना देखते हैं जहां पर ये रबिंग की वजह से चार्जेस आते हैं. रबिंग की वजह से चार्जेस, समटाइम्स यू फील व्हाइल कोमिंग योर हेयर ऑन अ ड्राई डे, कंघी करते समय आपको क्रैकलिंग साउंड सुनाई देती है. किसी कपड़े को पहनते समय या सपोज इफ यू आर ट्राइंग टू रिमूव अ स्लीव तो भी अभी हम लोग एक क्रैकलिंग साउंड सुनाई देती है. तो ये कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जब आप किसी, सपोज इफ यू आर ट्राइंग टू टच अ पर्सन, समटाइम्स यू फील अ शॉक. तो वो जिस चेयर पर बैठा है या जहां पर भी वो पर्सन सीट ऑक्यूपाई किया वहां पर रबिंग की वजह से कुछ चार्जेस आ जाते हैं. तो अभी हम लोग ये कहते हैं कि इस टाइप की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो चार्जेस डेवलप होते हैं, ये रबिंग के कारण है. सो चार्जेस आर जनरेटेड ड्यू टू रबिंग. रबिंग की वजह से कुछ चार्जेस इन्होंने अक्वायर कर लिए और इसको अभी हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नाम दे देते हैं. दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन.
अब रबिंग की वजह से क्यों ऐसे चार्जेस आते हैं ये अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्जिंग। अब इसमें अभी हम लोग ये बोलते हैं कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर रब टू ईच अदर, तो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर अभी हम लोग देखें तो ऑल द मटेरियल आर मेड अप ऑफ एटम्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉन थ्योरी में अभी हम लोगों ने यही पढ़ा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब एटम्स से मिलकर बने हैं, और एटम्स में पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, देयर इज अ न्यूक्लियस, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं और अनचार्ज पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। एंड वी से दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, देयरफॉर द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी हैं। अब हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। किसी एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर होंगे। सो हियर वी से दैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब टू ईच अदर, then transfer of electrons takes place। कुछ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जिस ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे। अब क्या होगा, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब टू ईच अदर देन दिस न्यूट्रलिटी गेट्स डिस्टर्ब। क्यों डिस्टर्ब होगा? इसका एक एग्जाम्पल बच्चों अभी हम लोग ले सकते हैं। सपोज यू आर हैविंग एन ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग, यू आर कंसिडरिंग एन एटम, एटॉमिक लेवल पर अगर एक्सप्लेनेशन है, 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 17 प्रोटॉन्स और 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, दिस इज वन ऑब्जेक्ट। और इसमें भी जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने नेगेटिव चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। सो दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड दिस ऑल्सो इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब क्या होगा, when these two are rubbed to each other, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन अगर अभी हम लोग देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 and 1, मतलब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगले ऑर्बिट में 8 और उसके अगले में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 8 and 7। so when these two are rubbed to each other then what happens, this one electron gets transferred, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर चला जाएगा। अब देखो काउंटिंग क्या बचेगी, 11 प्रोटॉन्स बचेंगे और 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 17 प्रोटॉन्स और 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो यहां पर प्रोटॉन्स ज्यादा होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। सो दिस एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन व्हाट द चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रबिंग। ऑब्जेक्ट्स को रबिंग की वजह से चार्जेस कैसे आते हैं ये अब हम लोगों ने ऐसे समझ लिया। क्या समझा है इसमें कि when two objects are rubbed to each other, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स को अगर आप रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होंगे। सो हियर वी से द ऑब्जेक्ट, मेन की पॉइंट्स बच्चों अभी हम बताते चलेंगे, which loses electrons, loses electron, acquires positive charge, and the object which gains electrons acquires negative charge। तो रबिंग प्रोसेस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। तो अब इसके हिसाब से अब हम लोग ये कहते हैं कि ग्लास रॉड, सपोज ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क है, सपोज ये सिल्क है। अब इनको अगर आप रब करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलकर इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ग्लास रॉड acquires what? This acquires a positive charge। क्यों? इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। और इसके बाद बच्चों प्लास्टिक रॉड में, प्लास्टिक रॉड विच इज रब्ड विथ फर,
इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो अब इस सिल्क की अभी हम लोग बात नहीं कर रहे, तो सिल्क में भी अभी हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स अगर आ जाएंगे तो ये सिल्क जो है दिस विल अक्वायर नेगेटिव चार्जेस, इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बच्चों कोई ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट है कि नहीं, इसको देखने के लिए अभी हम लोग जो यूज करते हैं वो एक डिवाइस है विच इज टर्म्ड एज व्हाट, द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये भी मालूम होना चाहिए, 1 मार्क में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। सो दिस इज अ डिवाइस विच इज यूज टू सी वेदर एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट, है ना। अब बहुत सिंपल सा है, इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं कि आपको एक कंडक्टिंग रॉड है और इस कंडक्टिंग रॉड में पूरा अरेंजमेंट नहीं बता रहे थे, ये एक बॉटल के अंदर है, कॉर्क लगा हुआ है और ऐसा कुछ अरेंजमेंट रहता है। और यहां पर एक बहुत पतली सी गोल्ड लीफ, मतलब जैसे अभी आप पेपर को कट करके अगर अभी हम लोग इस पेपर को ऐसा कुछ लगा दें, सपोज इफ यू आर ट्राइंग टू प्लेस अ पेपर, कैसा सपोज ऐसा कुछ अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर दिया, दिस इज ऑफ गोल्ड, है ना। और ऊपर अभी हम लोगों ने बोला यहां पर एक कंडक्टिंग नॉब है। अब किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को आप लेकर आए, इससे टच कराया, अब चार्ज ऑब्जेक्ट को आप इसके पास लाओगे, टच कराओगे तो इसका चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर होगा अगर चार्ज है तो, और चार्ज अगर ट्रांसफर होगा तो ये चार्ज इससे गोल्ड लीव्स के ऊपर आ जाएगा, और गोल्ड लीव्स के ऊपर अगर आ जाएगा तो ये नॉर्मल पोजीशन में तो ऐसी रहती है, और जैसे ही आप किसी चार्ज ऑब्जेक्ट से टच कराते तो ये रिपेल करती है, क्योंकि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया मान लीजिए, तो ये वाला एंड और ये वाला एंड पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये रिपेल करेंगे। तो ये जो लीव्स जनरली, ये जो पतला ऐसा स्ट्रिप है, ये जनरली ऐसा कुछ रहता है, और जब चार्ज ऑब्जेक्ट से आप टच कराओगे तो ये रिपेल कर देता है। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, दिस इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट व्हाट, the presence of charge on any object. Next topic इसमें we are strictly moving as per what is given in NCERT, है ना, उसी के हिसाब से अभी हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों इसमें कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, है ना। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स हम लोग इसमें सिंपल तरीके से ये बोल सकते हैं, कुछ मेन चीजें अभी हम बताते चलेंगे। कंडक्टर्स अभी हम लोग बोलते हैं ऐसे मटेरियल्स को विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। एक सिंपल, सबसे सिंपल डेफिनेशन, हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास इजीली कराते हैं, उनको अभी हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। कंडक्टर्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी इजीली, उनको अभी हम लोग कंडक्टर्स बोलेंगे। और इंसुलेटर्स की डेफिनेशन बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट आएगी, दीज डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। तो जितने भी मेटल्स हैं दोज आर कंसिडर्ड एज गुड कंडक्टर्स, है। तो अभी हम लोग कंडक्टर्स के बारे में बताएंगे, इसकी जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टीज किसकी, इंसुलेटर्स की हो जाएगी। तो पहली चीज तो ये हो गई कि दीज अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम एंड दीज आर हैविंग व्हाट, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं which have left their parent atoms. Just suppose for example if this is not a conductor, but just for an example, अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने अपने पेरेंट एटम्स को छोड़ दिया, और एटम्स को छोड़कर ये इधर उधर इसी के अंदर घूम रहे हैं, बाहर नहीं निकल सकते। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इनसाइड द मेटल, तो इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तीसरी चीज जो अभी हम लोग कह सकते हैं कि कंडक्टर्स की खासियत ये होती है कि अगर आप इसको किसी भी टाइप का चार्ज देंगे, पॉजिटिव चार्ज दें या नेगेटिव चार्ज दें, मतलब आप उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स रख दें, या फिर सपोज आप उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें, अगर आप उसमें किसी भी टाइप का चार्ज देंगे तो क्या होगा, दैट चार्ज विल ऑलवेज बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब क्या है, अगर आपने ये सपोज स्फेरिकल कंडक्टर है, ये मेटल का है, हम लोगों ने बोला ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, जनरली
अभी हम लोग इस स्टेज पर यही कह सकते हैं कि कंडक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड एज गुड कंडक्टर्स। इसको अगर आपने नेगेटिव चार्ज दिया तो नेगेटिव चार्ज जो भी आप दोगे वो ऐसा नहीं रहेगा, है ना, ये क्या होगा, ये रिपेल करेगा। सपोज इफ यू आर प्लेसिंग सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ऑन अ स्फेरिकल कंडक्टर, तो क्या होगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करके कहां तक जाएंगे, तो दीज विल ऑलवेज बी फाउंड ऑन द सरफेस। तो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है दैट charge given to any conductor is present on the surface of the conductor. Charge on any conductor, charge given on any conductor is present on the surface. Present on what? The surface of the conductor. अब इसके बाद फिर एक और चीज, सपोज किसी कंडक्टर को आप अगर अर्थ से टच करा दें, सपोज इफ एनी कंडक्टर इज चार्ज कंडक्टर, यहां पर लिख दे रहा है कंडक्टर, if charge conductor is brought in contact with the earth, अगर आप किसी चार्ज कंडक्टर को अर्थ से कांटेक्ट कराएंगे तो उसका पूरा का पूरा चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा विद अर्थ, देन इट गेट्स डिस्चार्ज कंप्लीटली, इट गेट्स डिस्चार्ज कंप्लीटली, मतलब पूरा का पूरा चार्ज इसका अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा। एंड दिस इज टर्म्ड एज ग्राउंडिंग। इस प्रोसेस को अभी हम लोग किसी ग्राउंडिंग और अर्थिंग, तो ग्राउंडिंग या अर्थिंग क्या है बच्चों? ग्राउंडिंग या अर्थिंग इज कनेक्टिंग एनी चार्ज कंडक्टर टू दी अर्थ, या किसी कंडक्टर को अगर आप अर्थ से टच करा दें तो क्या होगा, उसका पूरा का पूरा चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा एंड इट गेट्स डिस्चार्ज कंप्लीटली। ग्राउंडिंग और अर्थिंग इज व्हाट? अलाउइंग एनी कंडक्टर टू बी कनेक्टेड टू अर्थ। अर्थ को अगर आप किसी कंडक्टर को टच करा दोगे तो इसको अभी हम लोग अर्थिंग या ग्राउंडिंग बोलते हैं। उससे फायदा क्या होता है, जितना भी उसके ऊपर चार्ज आएगा वो पूरा का पूरा अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। इस चीज का बच्चों अभी हम लोग यूज करते हैं किसमें? सेफ्टी एज अ, दिस पर्टिकुलर फैक्ट इज यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर इन बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग्स में बच्चों अभी हम लोग कहते हैं जितने भी कनेक्शंस होते हैं घरों में, उसमें एक अर्थ वाली वायर होती है। मतलब जितने भी जो भी सर्किट अभी आप बना रहे हैं उस सर्किट में अभी हम लोग ये कहते हैं कि एक वायर ऐसी है जो अर्थ से कनेक्टेड होती है। अब उसमें अभी हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो तरीका ये है, एक चीज ये है। दूसरी चीज अभी हम लोग कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर्स भी बिल्डिंग्स के ऊपर लगे होते हैं, इनमें भी अभी हम लोग बोलते हैं अर्थिंग का यूज होता है। दो चीजें अभी हम लोगों ने बोली हैं, एक तो बिल्डिंग के अंदर जो सर्किट्स होते हैं उसमें 3 वायर्स होती हैं, द लाइव वायर, द न्यूट्रल वायर एंड द अर्थिंग, है ना। तो अर्थिंग का काम क्या है, अगर कहीं पर किसी मेटालिक पार्ट में अगर किसी तरीके से करंट आ रहा है तो वो उस करंट को अर्थ में ट्रांसफर कर देता है। करंट इज व्हाट? फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस को वो कहां? अर्थ में ट्रांसफर कर देगा अगर प्रॉपर अर्थिंग की हुई है। तो उस अर्थिंग में क्या करते हैं, आप पूरी सर्किट को, जितने भी अप्लायंसेस हैं उसमें ये जो ग्रीन कलर की वायर है उसके सारे टर्मिनल्स अभी हम लोग कनेक्ट करके एक पॉइंट पर लाकर एक अर्थ के अंदर एक मेटालिक प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं। तो उससे फायदा क्या होता है, कहीं पर कभी अगर करंट किसी तरीके से मेटालिक पार्ट में ट्रांसफर हो रहा है या चार्जेस ट्रांसफर हो रहे हैं तो पूरे के पूरे चार्जेस इस सर्किट के थ्रू, ये अर्थिंग वाले सर्किट के थ्रू अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा एक और यूज इसका क्या है कि अभी हम लोग ये कहते हैं कि लाइटनिंग कंडक्टर्स बिल्डिंग्स में प्रोवाइडेड रहते हैं ऊपर, उसमें इन केस अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी का या लाइटनिंग का ट्रांसफर हो फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू योर बिल्डिंग, देन व्हाट विल हैपन, द एंटायर चार्ज from the atmosphere which was supposed to be transferred to the entire building will now get transferred through the
लाइटनिंग कंडक्टर, तो लाइटनिंग कंडक्टर जो आपने लगाया है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होकर कहां, अर्थ में चली जाएगी। तो ये दो अभी हम लोगों ने इसके यूजेस बताए हैं, किसके, ग्राउंडिंग या अर्थिंग के, है ना। तो क्या पहला यूज क्या है ग्राउंडिंग या अर्थिंग का, दिस इज प्रोवाइडेड एज अ सेफ्टी मेजर इन ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज्ड इन दी सर्किट्स इन आवर होम्स, है ना, पहली चीज। दूसरा यूज है बच्चों लाइटनिंग कंडक्टर में, तो ये कंडक्टर्स हो गए। अब इंसुलेटर्स में अगर अभी हम लोग प्रॉपर्टीज बोलें तो कंडक्टर अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, तो इंसुलेटर्स क्या होंगे, ये आसानी से करंट अपने थ्रू पास नहीं होने देते, पहली चीज। और इसमें प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। और तीसरी चीज, जो भी चार्ज आप दोगे जहां पर भी प्लेस करोगे वहीं पर रखा रहेगा, दिस विल नॉट मूव टू द सरफेस। अगर आपने ये डायग्राम ऐसा कुछ बनाया हुआ है, इसको देखकर और इसको देखकर अभी आप लोग बता सकते, सपोज इस पे भी नेगेटिव ही ले लेना है। अगर अभी हमने ऐसा कुछ एक चार्ज मटेरियल दिखाया और ऐसा एक चार्ज मटेरियल बताया, तो अभी हम लोग बोलेंगे ये इंसुलेटर का डायग्राम है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी चार्ज आपने दिया है वो जहां पर रखा वहीं पर प्लेस रहेगा, दिस विल नॉट मूव टू द सरफेस। लेकिन अगर आपने किसी कंडक्टर को चार्ज दिया तो वो मूव करेगा टू द सरफेस एंड इट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की। चलो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है, हम कोशिश यही कर रहे हैं बच्चों हर एक चीज आपको इसमें डिस्कस करें। फास्ट रहेगा थोड़ा सा ऑब्वियसली, लेकिन जिनके पास टाइम कम है पढ़ाई के लिए और उनको लगता है कम समय में रिवीजन करना है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों इसमें चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं, सपोज अगर आप एक प्लास्टिक रॉड, सपोज इफ यू आर हैविंग अ चार्ज प्लास्टिक रॉड, ये चार्ज प्लास्टिक रॉड है ना। अब ये चार्ज प्लास्टिक रॉड बच्चों अगर आप इसको एक पिच बॉल से टच कराओ तो क्या होगा, अगर आप इसको टच कराओगे तो इसका कुछ चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, सम चार्ज ऑफ दिस प्लास्टिक रॉड विल गेट ट्रांसफर्ड टू द पिच बॉल, है ना। या फिर अभी हम लोग कोई एक कंडक्टिंग, सपोज मान लीजिए आपको प्लास्टिक रॉड और पिच बॉल नहीं लेना, आप इसमें सपोज नेगेटिवली चार्ज ये कंडक्टर ले लिया और आपने इसको एक आइडेंटिकल, ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें दो चीजें बता दे रहे हैं अभी हम। अगर आप इसको टच कराएंगे, if these are touch to each other, then the entire charge will get divided into two equal parts. आपने चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर से टच कराया, दोनों आइडेंटिकल हैं इन शेप एंड साइज, then what we say, the charges from this object will get transferred to the other object. इसमें से चार्ज निकलकर इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। सपोज ये माइनस क्यू चार्ज अगर था तो इसके ऊपर कितना बचेगा, अब माइनस क्यू बाई टू, और इसके ऊपर भी कितना आ जाएगा, माइनस क्यू बाई टू। ये इक्वली डिवाइड कब होगा, इक्वली डिवाइड तब होगा जब ये इनका मटेरियल आइडेंटिकल हो और इनका शेप और साइज भी आइडेंटिकल हो, तभी हम लोग बोलेंगे ये चार्ज इक्वली डिवाइड होगा। मान लीजिए अगर ये आइडेंटिकल नहीं है तो क्या होगा, तो अभी हम लोग बोलेंगे एक ऑब्जेक्ट से निकलकर ट्रांसफर चार्ज जो है दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगा। तो चार्ज प्लास्टिक रॉड को अगर आप टच कराओगे किसी पिच बॉल से तो इसका चार्ज इसके ऊपर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर होगा। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, इसको भी लोग चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट बोलते हैं। मतलब आपने टच करा के एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की मदद से चार्ज कर दिया, एक चार्ज ऑब्जेक्ट की मदद से एक दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट को आपने बाय कॉन्टैक्ट चार्ज कर दिया, है ना। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम लोग कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नो कॉन्टैक्ट विद द चार्ज ऑब्जेक्ट।
ठीक है, अब इसमें देखो कैसे करेंगे। अब हम आपको इसमें एक एग्जांपल देते हैं। सपोज यू आर हैविंग टू कंडक्टर्स। ये ध्यान से सुनो बच्चों, हम जो चीज बोल रहे हैं बहुत सारी चीजें अब हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ ये कहानी जैसा सुनाते जा रहे हैं हर चीज, ताकि आपको याद रहे। अभी हमने बोला ये कंडक्टर्स हैं और ये अनचार्ज हैं। दीज आर व्हाट? अनचार्ज कंडक्टर्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आ जाएं। अगर हम लोग पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट ले आएंगे इसके पास में ला रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट, ये क्लियरली बोल दिया है ना। यहां पर चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट बताया था, अब हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन बता रहे हैं, है ना। वी आर एक्सप्लेनिंग चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इसमें क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, हम लोग जैसे ही इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इन कंडक्टर्स के पास में लाएंगे तो इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स विल टेंड टू अक्यूमुलेट टुवर्ड्स दिस साइड। इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और चूंकि ये कंडक्टर्स हैं तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसानी से चलेंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलते हुए यहां की तरफ आ गए। अब यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। ठीक, अब इधर पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, लेकिन टोटल चार्ज अगर आप देखो तो टोटल चार्ज अभी भी 0 है। तो अब हम लोग इसमें ये बोलते हैं, मान लीजिए जस्ट एज एन एग्जांपल, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। अब इनको क्या करो, यहां पर सेपरेट कर दो बच्चों, थोड़ा सा, सेपरेट कर दिया। ये अभी भी पास में रखा हुआ है। अब क्या करूं, थर्ड पिक्चर में आप इसको रिमूव कर दो, रिमूव दिस। नाउ व्हाट विल हैपन, द एंटायर चार्ज विच वॉज गिवन, विच वॉज अक्वायर्ड विल नाउ बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस। अब ये पूरा का पूरा बच्चों सरफेस के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, बस। अब आप इनको दूर दूर कर लो। When these are separated, then this will acquire what? Positive charge, and this will acquire negative charge. So this is the process of charging by induction. अब इसके बाद बच्चों इसमें नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में क्या बोल सकते हैं, सबसे पहली चीज कि चार्ज जो है बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। चार्ज को मेजर करने के लिए हम लोग किन यूनिट्स का यूज करते हैं, वी यूज द यूनिट्स कूलम। कूलम इज अ यूनिट ऑफ चार्ज, और इसमें ये स्केलर क्वांटिटी है। देयरफॉर द बेसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद दिस इज द एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस मतलब सिंपल एल्जेब्राइक एडिशन यूज कर सकते हैं, जैसा मास में यूज करते थे। मास अभी हम लोगों ने बोला किसी एक बॉक्स में 5 kg है, 2 kg और रख दो तो टोटल मास कितना आ जाएगा 7 kg। 3 kg और रख दो तो कितना आ जाएगा 10 kg। 5 kg और रख दो तो कितना आ जाएगा 15 kg। मतलब आप कभी कोई क्वेश्चन नहीं करते कि भाई इसको आपने ऊपर रखा, नीचे रखा, राइट में या लेफ्ट में, है ना। सिंपल एल्जेब्राइक एडिशन करते हैं। अगर 15 kg में से आपने 7 kg रिमूव कर लिया तो कितना बचेगा 8 kg, है ना। तो ऐसा अभी हम लोग कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर भी होने वाला है। सो इफ यू आर हैविंग प्लस Q1 चार्ज माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एंड माइनस Q5, तो नेट चार्ज बच्चों कैसे मिलेगा, सिंपल एल्जेब्राइक एडिशन, प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एंड माइनस Q5।
इसका मतलब यह है कि Q1 सपोज +2 कूलम है, Q2 सपोज -3 कूलम है, Q3 सपोज 5 कूलम है, Q4 सपोज 6 कूलम है और Q5 -1 कूलम है। तो नेट चार्ज अगर आपको निकालना है, सो नेट चार्ज ऑन द सिस्टम, नेट चार्ज ऑन द सिस्टम Q net will be equal to +2 -3 +5 +6 and -1, है ना। यह आ जाएगा -1 +11 and -1, मतलब 9 कूलम विल बी द आंसर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद 5 and 6 11, 11 and 2 13 and -4, perfectly okay. So we say that charges follow the simple rules of algebra. अगर आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर दिया है और सिस्टम ऑफ चार्जेस के ऊपर नेट चार्ज अगर आपको कैलकुलेट करना है, सिंस दिस इज नॉट हैविंग एनी सेंस ऑफ डायरेक्शन, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा से अभी हम लोग चार्जेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलो, बेसिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, फिर अगली प्रॉपर्टी इसमें है चार्ज इज कंजर्व्ड और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में अभी हम लोग कहते हैं चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट चार्जेस आर अक्वायर्ड ड्यूरिंग द रबिंग प्रोसेस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर आप कोई दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिव चार्ज और जिसके ऊपर जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या बोलते हैं, चार्ज neither created nor destroyed, but the charges are acquired due to transfer of electrons. Charges are acquired due to what? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, अब कुछ एग्जांपल्स में अभी हम लोग, कुछ लोग ये एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई न्यूट्रॉन कभी कभी न्यूक्लियर रिएक्शंस में स्प्लिट होकर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनाता है, तो चार्ज तो क्रिएट हो गए। तो अभी हम लोग बोले कि पहले न्यूट्रॉन को अगर आप देखो तो न्यूट्रॉन इज अ अनचार्ज पार्टिकल, नेट चार्ज कितना आएगा न्यूट्रॉन का 0। और जब अभी हमने इनको टच करा दिया, सॉरी, जब अभी हमने इनको, जब ये जनरेट हो गए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जनरेट हो गए, तब नेट चार्ज कितना आएगा, तब नेट चार्ज भी 0 आएगा। सो वी से दैट इन बोथ द केसेस व्हेन द टू पार्टिकल्स वर प्रेजेंट एज अ न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन था तो नेट चार्ज 0 था, और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बन गया तो इनका नेट चार्ज भी बच्चों 0। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी आती है बच्चों, क्या, दो प्रॉपर्टीज अभी हम लोगों ने बता दी, क्या, एक तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज, फिर दूसरा बता दिया क्या, चार्ज इज कंजर्व्ड, फिर तीसरा अभी हम लोग इसमें ले रहे हैं क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अभी हम लोग बोलते हैं कि चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट increases or decreases in terms of basic multiples of a number which is e,
मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, कंटिन्यूअसली नहीं इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो मल्टीपल्स के टर्म्स में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। और मल्टीपल्स किसके रहेंगे? ई के, वेयर ई इज व्हाट? द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। Q will be equal to what? Plus minus any. Charge on any object. On any object. Where n is 1, 2, 3 and so on. मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज कैसा आ सकता है? प्लस माइनस 1e, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e एंड सो ऑन। क्वांटाइजेशन से अभी हम लोग ये कह सकते हैं चार्ज कैन नेवर बी इक्वल टू, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? किसी एक ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या 5 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, है ना? तो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई के टर्म्स में आएगा। ई इज व्हाट? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। अब अच्छे सुनना हमारी बात। हम लोग ये कहते हैं कि फिजिक्स में बहुत सारी जगह क्वांटाइजेशन यूज होता है। और क्वांटाइजेशन क्या है बच्चों? क्वांटाइजेशन इज व्हेनेवर एनी फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स, तो अभी हम लोग बोलते हैं वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल अभी हमने रेगुलर क्लासेस में भी दिया है कि एल्टीट्यूड का क्वांटाइजेशन अभी आप इसमें समझ सकते हैं। स्टेप्स में, घर में जो स्टेप्स लगी रहे, स्टेयर्स रहती हैं, उसमें एल्टीट्यूड का क्वांटाइजेशन है। अगर एक स्टेप 15 सेंटीमीटर का है तो आप इसकी मदद से +30 चढ़ सकते हैं, +45 भी हो सकता है, -15 हो सकता है। -15 का मतलब एक स्टेप नीचे उतर गए। -75 भी हो सकता है, मतलब 5 स्टेप्स उतर गए। अब आप इसकी मदद से अगर 12 सेंटीमीटर चढ़ने को बोले तो ये नहीं है पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो क्वांटाइजेशन इज व्हाट? क्वांटाइजेशन ऑफ एल्टीट्यूड। हियर वी से दैट एल्टीट्यूड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 15 सेंटीमीटर। ये क्वांटाइजेशन ऑफ एल्टीट्यूड है। अब इसका ऑपोजिट क्या होता है? क्वांटाइजेशन जब जंप्स में इंक्रीज होती है, इसका ऑपोजिट होता है कंटिन्यूअस। क्वांटाइजेशन का ऑपोजिट क्या होता है बच्चों? कंटिन्यूअस। जैसे रैंप, अगर अभी हम लोग देखें 2 फ्लोर्स के बीच में अगर रैंप है तो ये क्वांटाइजेशन नहीं है, यहां पर एल्टीट्यूड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। तो चार्ज क्या कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता? नहीं, ये क्वांटाइजेशन में ही प्रेजेंट है। क्वांटाइजेशन में मतलब जंप्स में ही इंक्रीज या डिक्रीज होगा। और जंप्स कैसे रहेंगे? किसके टर्म्स में रहेंगे? इट विल बी इन टर्म्स ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना? तो ये चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में होंगे। लेकिन अब ध्यान से सुनना, क्वांटाइजेशन में एक एग्जांपल अभी हम आपको ऐसा ले लें कि आपने एल्टीट्यूड इतना छोटा रख लिया एक स्टेप का कि नियरली रैंप जैसा मान सकते हैं। अगर स्टेप्स का साइज बहुत छोटा है, हो सकता है आपको दिख ही नहीं रहा हो, हमने स्टेप्स बनाई है। अगर स्टेप्स का साइज बहुत ज्यादा छोटा है तो अभी आप ऐसा मान सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है ना? तो अब इसका यहां पर क्या रिलेशन है भाई? ये जो स्टेप्स हैं, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, किसके टर्म्स में इंक्रीज हो रहा है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स के टर्म्स में इंक्रीज हो रहा है। अब ये खुद इतनी छोटी वैल्यू है, देखो कितनी छोटी वैल्यू। अब हम बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 100 इलेक्ट्रॉन्स विल ऑल्सो नॉट क्रिएट मच ऑफ अ डिफरेंस। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेंगे 100 इलेक्ट्रॉन्स इधर के उधर हो जाए, है ना? तो अभी हम लोग कह सकते हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस क्वांटाइजेशन कैन बी नेग्लेक्टेड इन केस ऑफ चार्ज, है ना? चार्जेस के केस में अभी हम लोग क्वांटाइजेशन को निग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको स्टेयर्स वाले एग्जांपल में भी हमने कैसा समझाया है कि अगर स्टेप्स का साइज बहुत छोटा है, 1-1 सेंटीमीटर की स्टेप्स हैं 15 सेंटीमीटर की जगह, तो अभी हम लोग उसको रैंप जैसा मान सकते हैं, है ना? तो बच्चों रिवीजन क्लास में बच्चों आज के लिए इतना ही। ऑन द नेक्स्ट टर्न विल बी स्टार्टिंग विद व्हाट? द कूलम्स लॉ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।